फिरोज़ गांधी कॉलेज एवं हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पांडे। यह क्लास एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और पत्रकारिता प्रशिक्षण से संबंधित जो पेपर है उस पेपर के लिए यह क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। जब ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी तो हम लोग एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। वो प्रश्न था साहित्यिक विधाओं का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण, यानी जो साहित्य की विधाएं हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी, खंड काव्य, महाकाव्य, इनका ऑडियो और वीडियो में या टेलीविज़न में या फिल्मों में जो रूपांतरण होता है वह रूपांतरण किस प्रकार से होता है और किन किन विधाओं की किन किन कृतियों का अब तक रूपांतरण हो चुका है, इस संबंध में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो हमने अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान इसमें जो पहली हेडिंग पर बात चली थी वो थी कहानियों का नाट्य रूपांतरण तथा उनकी दृश्य माध्यमों में प्रस्तुति। ये पहली हेडिंग थी, इस पर बात हो चुकी है, इस पर नोट्स लिखाया जा चुका है। दूसरी हेडिंग थी उपन्यासों का नाट्य रूपांतरण तथा उनकी दृश्य माध्यमों पर प्रस्तुति। इस पर भी परिचर्चा हो चुकी है और नोट्स दिया जा चुका है। तीसरी हेडिंग थी महाकाव्यों के नाट्य रूपांतरण तथा उनकी दृश्य माध्यमों पर प्रस्तुति। ये भी हम कर चुके हैं। चौथी हेडिंग हमें करनी है। अब यहाँ से हम अपना नोट्स तैयार करेंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी हम उसको व्याख्यायित करते हुए चलेंगे। चौथी हेडिंग है साहित्यिक नाटकों के दृश्य माध्यमों में रूपांतरण एवं प्रस्तुति। साहित्यिक नाटकों का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण एवं प्रस्तुति। डैश करके लिखिए। स्वर्ण रेखा, अपराध की छाया तथा सुनंदा। विष्णु प्रभाकर के ये तीन नाटक, विष्णु प्रभाकर के ये तीन नाटक, कामा भीष्म साहनीकृत कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनीकृत कबीरा खड़ा बाजार में, मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन तथा आधे अधूरे। मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। लक्ष्मी नारायण लाल कृत, लक्ष्मी नारायण लाल कृत मिस्टर अभिमन्यु, काफी हाउस में इंतजार तथा आईना। उपेंद्रनाथ अश्ककृत सूखी डाली तथा अंजू दीदी, उपेंद्रनाथ अश्ककृत सूखी डाली तथा अंजू दीदी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत लड़ाई आदि प्रमुख नाटकों का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण एवं प्रस्तुति हो चुकी है। इस प्रकार से यह प्रश्न हमारा पूरा होता है। यह मूल प्रश्न था साहित्यिक विधाओं का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण। अब हम अपने अगले चैप्टर या क्वेश्चन पर चलेंगे और जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है रेडियो के विविध कार्यक्रम। रेडियो के विविध कार्यक्रम। हम इस प्रश्न में ये देखेंगे कि रेडियो पर प्रसारित होने वाले जो तमाम तरह के कार्यक्रम हैं वे किस प्रकार से हैं और उनका प्रसारण किस प्रकार से होता है, उनके नाम क्या हैं, उनकी विधा क्या है और उनके जो
उनकी जो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं उन कार्यक्रमों की, वे किस प्रकार की हैं, हम इस प्रश्न के अंतर्गत ये समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप हेडिंग डालिए रेडियो के विविध कार्यक्रम। रेडियो ने अपने प्रसार के साथ ही अपने कार्यक्रमों में भी व्यापक बदलाव किया है। अब केवल समाचार, फिल्मी गीत आदि कार्यक्रम ही रेडियो पर प्रसारित नहीं होते, बल्कि ऐसे नए नए कार्यक्रम भी सुनने को मिलते हैं जो श्रोताओं को बांधे रखते हैं। रेडियो के इन विविध कार्यक्रमों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। का के अंतर्गत आप लिखेंगे हेडिंग विषय के आधार पर। हम जो वर्गीकरण करेंगे उसमें पहला आधार हम लेंगे विषय के आधार पर। डैश करके लिखेंगे इसमें। विषय के आधार पर रेडियो के 6 प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विषय के आधार पर रेडियो में 6 प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। नंबर 1, समाचार परक कार्यक्रम। समाचार परक कार्यक्रम डैश करके लिखेंगे। इसके अंतर्गत समाचार, न्यूज रील तथा रेडियो रिपोर्ट आदि कार्यक्रम आते हैं। इसके अंतर्गत समाचार, न्यूज रील, रेडियो रिपोर्ट आदि कार्यक्रम आते हैं। नंबर 2, वार्ता परक कार्यक्रम। वार्ता परक कार्यक्रम डैश करके इसमें लिखिए। इसके अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेलकूद एवं अन्य समसामयिक विषयों से संबंधित कार्यक्रम आते हैं। एवं समसामयिक विषयों से संबंधित कार्यक्रम आते हैं। नंबर 3, वार्तालाप परक कार्यक्रम।
वार्तालाप परक कार्यक्रम डैश करके लिखेंगे। इसके अंतर्गत इंटरव्यू या साक्षात्कार, संगोष्ठी, वाद विवाद संवाद तथा परिचर्चाओं को शामिल किया जाता है नंबर 4, मनोरंजन परक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत गीत संगीत आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे शास्त्रीय गीत, फिल्मी गीत, लोकगीत आदि। नंबर 5, साहित्यिक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कहानी पाठ, कविता पाठ, कवि सम्मेलन, नाटक, रूपक, प्रहसन, झलकी आदि विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नंबर 6 और अंतिम हेडिंग पड़ेगी इसमें, पत्रिका कार्यक्रम। इसके अंतर्गत साहित्यिक पत्रिका, विज्ञान पत्रिका, खेल पत्रिका, महिला पत्रिका, कृषि पत्रिका तथा युवा पत्रिका आदि कार्यक्रम संयोजित किए जाते हैं। अब हम लिखेंगे खा। ये हो गए का के अंतर्गत 6 प्रकार के कार्यक्रम। अब हम लिखेंगे खा। पहला का हमारा था विषय के आधार पर वर्गीकरण था, और हमारा जो खा होगा वह होगा श्रोता वर्ग के आधार पर वर्गीकरण। डैश करके लिखेंगे यह निम्नलिखित प्रकार से है। इसमें लिखेंगे नंबर 1, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, बच्चों के लिए कार्यक्रम, युवाओं के लिए कार्यक्रम, श्रमिकों के लिए कार्यक्रम, किसानों के लिए कार्यक्रम, बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम। इस तरह से 6 कार्यक्रम इसके अंतर्गत संयोजित किए जाते हैं। श्रोता वर्ग के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें भी 6 प्रकार के कार्यक्रम संयोजित किए जाते हैं। अब लिखेंगे हेडिंग हम डालेंगे ग, अन्य वर्ग
यानी इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रसारण हैं उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। इसमें लिखेंगे पहला फीचर ऑब्लिक रेडियो रूपक, फीचर ऑब्लिक रेडियो रूपक। नंबर 2 आंखों देखा हाल ऑब्लिक कमेंट्री, आंखों देखा हाल ऑब्लिक कमेंट्री। नंबर 3 पत्रों के उत्तर। नंबर 4 पर्व एवं जयंतियां। नंबर 6 स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम, स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम यानी किसी जगह पर जा करके वहां पर रिकॉर्ड करना। नंबर 7 शोक सूचना कार्यक्रम। नंबर 8 विद्यालय से कार्यक्रम। नंबर 9 झरोखा कार्यक्रम। नंबर 10 आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख आयोजित कार्यक्रम, आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख आयोजित कार्यक्रम। नंबर 11 आज का विचार। नंबर 12 विशेष सूचनाएं। नंबर 13 विशेष प्रसारण। नंबर 14 ज्योतिष आदि। अब हम लिखेंगे घ और हेडिंग डालेंगे कुछ नए कार्यक्रम। घ के अंतर्गत लिखेंगे कुछ नए कार्यक्रम। इसमें लिखेंगे नंबर 1 गीत संगीत। नंबर 2 आमने सामने। नंबर 3 प्रस्तुत प्रश्न। नंबर 4 सबके लिए। नंबर 5 कुछ पेपर की कुछ बेपर की, कुछ पेपर की कुछ बेपर की। नंबर 6 विनोद वार्ता कार्यक्रम। नंबर 7 लतीफ़े चुटकुले कार्टून आदि। नंबर 8 हंसना मना है। इस प्रकार से रेडियो के विविध कार्यक्रम नामक यह प्रश्न हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम एक अगला प्रश्न लेंगे। अगले जिस प्रश्न पर हम आपसे बात करेंगे वह है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक के संबंध में हमें क्या क्या बात करनी है, इस प्रश्न में हम क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले तो हमें बताएंगे कि रेडियो नाटक क्या होता है। फिर हम बताएंगे कि इसके जो प्रसारण का प्रारूप है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, यानी प्रसारण के पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जब कोई भी नाटक रेडियो पर अभिनीत किया जाता है, दिखाई तो पड़ता नहीं, केवल सुनाई पड़ता है, तो इसलिए इसकी कुछ सीमाएं हैं और इसकी अपनी कुछ सुविधाएं हैं। उन सीमाओं और सुविधाओं के अंतर्गत रहते हुए ही नाटकों का प्रसारण इस पर होता है, क्योंकि ये सिर्फ ऑडियो है, ये ऑडियो वीडियो नहीं होता है, ये सिर्फ केवल श्रव्य होता है। यह दृश्य और श्रव्य दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि रेडियो नाटक की विशेषताएं क्या हैं और इसके अंतर्गत चुनौतियां या कठिनाइयां किस प्रकार से हैं। इन मुद्दों पर हम बात रखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न को। आप डालेंगे हेडिंग रेडियो नाटक। रेडियो नाटक से आशय है वे नाटक जो रेडियो या आकाशवाणी कार्यक्रम के निमित्त तैयार किए जाते हैं। रेडियो नाटक से आशय है वे नाटक जो रेडियो या आकाशवाणी कार्यक्रम के निमित्त तैयार किए जाते हैं।
इन्हें रूपक भी कहा जाता है। इन्हें रूपक भी कहा जाता है। आकाशवाणी के प्रसारणों में रेडियो नाटकों का प्रमुख स्थान है। आकाशवाणी के प्रसारणों में रेडियो नाटकों का प्रमुख स्थान है। यह विधा सामान्य श्रोता तथा विशिष्ट वर्ग दोनों में लोकप्रिय हुई। यह विधा सामान्य श्रोता तथा विशिष्ट वर्ग दोनों में लोकप्रिय हुई। अब एक लाइन छोड़ करके हम एक हेडिंग लिखेंगे, रेडियो नाटकों का प्रसारण प्रारूप। रेडियो नाटकों का प्रसारण प्रारूप। इसमें लिखेंगे नाटक, रूपक या किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम की पूर्व प्रसारण तिथि दर्शाई जाती है। पूर्व प्रसारण तिथि दर्शाई जाती है, यानी ये पहले से बताया जाता है कि दिनांक फला को या कल इस प्रकार का एक नाटक यहाँ पर प्रसारित होगा। जिस प्रकार की प्रस्तुतियां होनी हैं उनकी एक अग्रिम सूची तैयार कर ली जाती है। जनवरी से मार्च तक की तिमाही, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने, जनवरी से मार्च तक की तिमाही अनुसूची अक्टूबर से पहले जमा कर दी जाती है। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने पहले ही जमा कर दी जाती है। इससे संबंधित सारी सूचनाएं और जानकारियां, ताकि जनवरी से मार्च के बीच में जो भी नाटक प्रसारित किए जाएंगे उनसे संबंधित जिन जिन व्यक्तियों से संपर्क करना है या किसी उपकरण को मंगाना है, ये सारी सूचना प्रसारण के 3-4 महीने पहले ही आकाशवाणी के संबंधित कार्यालय में लिखित रूप से जमा कर दी जाती है। जनवरी से मार्च तक की तिमाही अनुसूची अक्टूबर से पहले जमा की जाती है, ताकि अनुबंध पत्र तथा पत्र आदि समय से भेजे जा सकें। इस अनुसूची को केंद्र निदेशक अनुमोदित करता है। इस अनुसूची को केंद्र निदेशक अनुमोदित करता है। इसमें कार्यक्रम का नाम, शीर्षक, उद्देश्य, विषय, प्रस्तुति समय तथा भाग लेने वालों के नाम आदि का पूर्ण विवरण दिया जाता है। रेडियो नाटक 15 मिनट से 30 मिनट तक का हो सकता है। इन सब के उपरांत चयनित सभी कलाकारों की स्वर परीक्षा होती है।
परीक्षा में कला पक्ष और प्रस्तुति विशेष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परीक्षा में कला पक्ष तथा प्रस्तुति विशेष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगली हेडिंग हम डालेंगे रेडियो नाटक, सीमाएं एवं सुविधाएं। रेडियो नाटक, सीमाएं एवं सुविधाएं, और डैश करके लिखेंगे इसमें। इसकी पहली सीमा यह है कि यह मात्र आवाज के भरोसे होता है। दूसरी सीमा यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ माइक का ही प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी सीमा यह है कि इसके पास शब्दों के अलावा कोई अन्य साधन नहीं होता। तीसरी सीमा, इसके पास शब्दों के अलावा कोई साधन नहीं होता। चौथी सीमा है कि इसका श्रोता वर्ग अन्य अनेक कार्यों में फंसा रहकर भी इसे सुन सकता है। इस प्रकार से रेडियो नाटकों की कुछ सीमाएं हैं। लेकिन यदि हम सुविधाओं की बात करें तो अन्य माध्यमों की अपेक्षा इसे कई विशेष सुविधाएं भी प्राप्त हैं। अन्य माध्यमों की अपेक्षा इसे कई विशेष सुविधाएं भी प्राप्त हैं। जैसे रेडियो नाटक के श्रोताओं को मंचीय नाटक के दर्शकों की तरह प्रकाश, पोशाक, सेट्स आदि पर ध्यान नहीं बटाना पड़ता। प्रकाश, पोशाक, सेट्स आदि पर ध्यान नहीं बटाना पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश हो या ना हो, ड्रेस ठीक से पहने हो या ना हो, ड्रेस डिजाइन ठीक से हो या ना हो, पुरुष कार्य कर रहा है, कोई उसमें राजा बना है तो उसे राजोचित वेशभूषा की कोई आवश्यकता नहीं है, या उसमें कोई किसी ने नौकरानी का अगर रोल किया है तो नौकरानी के परिधान की उसे आवश्यकता नहीं है, या उसमें कोई नृत्य कर रहा है तो नृत्य के परिधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ये सब सुविधाएं रेडियो नाटकों को, हाँ, कोई सेट नहीं बनाना पड़ता है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं या टेलीविज़न में देखते हैं कि बड़े बड़े सेट बनाते हैं निर्माता निर्देशक, बहुत पैसा खर्च होता है उसमें, फिर जाकर के उन फिल्मों की या उन धारावाहिकों की शूटिंग होती है। तो ये सब झंझटों से, इन सब झंझटों से रेडियो नाटकों को मुक्ति रहती है। आगे लिखेंगे, आपने लिखा है कि दूसरी ओर इसे बहुत सी सुविधाएं भी प्राप्त हैं। रेडियो नाटक के श्रोताओं को मंचीय नाटक के दर्शकों की तरह प्रकाश, पोशाक या भारी भरकम सेट्स आदि पर ध्यान नहीं बटाना पड़ता है। यह अपने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संगीत आदि का सहारा ले सकता है। यह अपने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संगीत आदि का सहारा ले सकता है। रेडियो नाटकों के लिए किसी हॉल या ओपन थिएटर की जरूरत नहीं होती। रेडियो नाटकों के लिए किसी हॉल या ओपन थिएटर की जरूरत नहीं होती। यह स्टूडियो में ही
रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह स्टूडियो में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम, रेडियो नाटक के मुख्य तत्व। रेडियो नाटक के मुख्य तत्व। पहला, नंबर 1 मुख्य तत्व डैश करके नंबर 1 लिखेंगे, शीर्षक। रेडियो नाटकों का शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। रेडियो नाटकों का शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। नंबर 2, प्रारंभ। रेडियो नाटकों का प्रारंभ ऐसा हो, रेडियो नाटकों का प्रारंभ ऐसा होना चाहिए कि श्रोता उसे आगे तक देखने सुनने के लिए बाध्य हो, उसे आगे तक सुनने के लिए बाध्य हो। नंबर 3, विषय। विषय अथवा कथा वस्तु का चुनाव जनमानस की रुचि के अनुसार करना चाहिए। विषय अथवा कथा वस्तु का चुनाव जनमानस की रुचि के अनुसार करना चाहिए। अगली हेडिंग डालेंगे हम, पात्र। रेडियो नाटकों का पूरा दारोमदार इनके पात्रों पर ही टिका होता है। रेडियो नाटकों का पूरा दारोमदार इनके पात्रों पर ही टिका होता है, इसलिए पात्रों के निर्माण एवं प्रस्तुति के प्रति अत्यंत सचेत रहना चाहिए। अगली हेडिंग है इसकी, संवाद। रेडियो नाटकों में संवाद संक्षिप्त, सरल, साफ होनी चाहिए। संक्षिप्त, सरल और साफ होनी चाहिए। पात्रों के आने जाने की सूचना भी संवादों के द्वारा ही दी जानी चाहिए। क्योंकि इसमें शब्दों से ही आकृति उभारी जा सकती है। क्योंकि इसमें शब्दों से ही आकृति उभारी जा सकती है। अगली और अंतिम हेडिंग है, ध्वनि संगीत। ध्वनि संगीत। संगीत तथा ध्वनि का प्रयोग रेडियो नाटक में, संगीत तथा ध्वनि का प्रयोग रेडियो नाटक में मानसिकता की तैयारी के लिए होना चाहिए। मानसिकता की तैयारी के लिए होना चाहिए। इससे भावनात्मक आवेग उत्पन्न होता है। इससे भावनात्मक आवेग उत्पन्न होता है और ध्वनि से ही चित्रमयता आती है। और ध्वनि से ही चित्रमयता आती है। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न पूरा होता है।
प्रश्न था हमारा रेडियो नाटक। हमने इस संबंध में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है आप लोगों के बीच में। आप इसे पढ़ें लिखें, इसका नोट्स बनाएं, और अगर कहीं किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है प्रश्न के संबंध में तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मैसेज करके हमसे या कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगली क्लास में पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।